नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी सेंटर फेफाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं मुकेश पुरी। हम लोग पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में जो है वो आने वाले हैं। यानी हम लोगों ने पहला चैप्टर जो है वो शुरू किया है। पहले चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके हम लोगों ने 2 पार्ट जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं। तो उन दोनों पार्ट में अभी तक हम लोगों ने 21 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनका अध्ययन कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको दिया है निम्न स्थितियों में विद्युत बल की प्रकृति बताइए। पहली स्थिति Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 और दूसरी है Q1 Q2 लेस देन 0, यानी मल्टीप्लिकेशन जो है। तो देखिए दोस्तों, जब Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 होता है तो बल की प्रकृति क्या होती है? प्रतिकर्षण। कैसे प्रतिकर्षण प्रकृति होती है वो समझिए अब सभी। देखिए, जैसे आपके पास मैंने मान लिया एक प्लस Q आवेश है Q1 और दूसरा आवेश भी क्या है? प्लस Q2 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया आप लोगों ने, तो मल्टीप्लाई क्या आएगा? प्लस का आएगा Q1 Q2, प्लस का Q1 है Q2, फिर माइनस का Q1 आवेश और माइनस का Q2 आवेश है, तब भी इनका गुणा करोगे तो आप तो इनका गुणा फिर भी क्या आएगा? प्लस का ही आएगा, Q1 है Q2, प्लस का ही क्या आएगा? Q1 Q2। अब देखिए, जब समान प्रकृति के आवेशों के मध्य बल लगता है तो बल की प्रकृति क्या होती है दोस्तों? प्रतिकर्षण। ठीक है ना। तो जब Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 होगा तो बल की प्रकृति क्या हो जाएगी? प्रतिकर्षण हो जाएगी। ठीक है। फिर इसका दूसरा पार्ट देखिए, Q1 Q2 लेस देन 0, तो Q1 Q2 यानी Q1 और Q2 का गुणनफल यदि लेस देन 0 होगा तो फिर बल की प्रकृति क्या होगी? आकर्षण होगी। इस स्थिति में देखिए, मान लिया एक आवेश Q1 जो है वो प्लस का है तो Q2 किसका होगा? फिर है माइनस का होगा। इन दोनों का यदि गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का Q1 Q2 आएगा, और माइनस का Q1 Q2 इसका मतलब लेस देन है 0 है। यदि मैं Q1 को माइनस ले लूँ और Q2 को प्लस ले लूँ तो भी इनका गुणा क्या आएगा? माइनस का ही Q1 है Q2 आएगा, ये भी क्या है? लेस देन 0। तो विपरीत प्रकृति के आवेश जो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो प्रकृति विपरीत हो गई, इसका मतलब बल कैसा लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, एक समान आवेशित अनंत समतल अचालक एवं चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र का सूत्र लिखिए। तो अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है? ई अचालक बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ई अचालक का मान क्या होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। और चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र जो है वो कितना होगा? ई चालक इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। एप्सिलॉन नॉट का मान आप सभी जानते हैं क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट का मान 8.854 गुणा 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक है। कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर काटती नहीं है, क्यों? विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर काटती नहीं है, क्यों नहीं काटेगी? देखिए इसका समझिए इसे। जैसे आपके पास ये 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है ना। मैंने ये मान ली ये 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं और इस बिंदु पर इन्होंने प्रतिच्छेद कर दिया। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखा होती क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है? ऐसी रेखाएं जिन पर स्पर्श रेखा जो है यानी टेंजेंट जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, यानी ऐसी रेखाएं जिन पर स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं। तो मैंने इस बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची, तो एक स्पर्श रेखा तो आपके पास ये हो गई और दूसरी स्पर्श रेखा जो है वो आपके पास ये हो गई। एक बिंदु से यहां से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हो गई। विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं हो गई? 2 दिशाएं। और एक बिंदु पर 2 दिशाएं जो है वो संभव है नहीं हो सकती। एक बिंदु पर 2 दिशाएं संभव है नहीं हो सकती, और इसी कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है परस्पर काटती
नहीं है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो परस्पर काटती नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु पर यानी प्रतिच्छेदी बिंदु जो होगा इस पर विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं हो जाएगी, 2 दिशाएं हो जाएगी, और जो कि संभव है नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। विद्युतदर्शी का नामांकित चित्र बनाइए। विद्युतदर्शी का नामांकित चित्र देखिए कैसे बनता है विद्युतदर्शी। एक हम लोग लेते हैं कांच की बोतल। ये कांच की बोतल है। इस कांच की बोतल में हम लोग क्या लगाएंगे, एक चालक छड़ लगाते हैं। एक चालक छड़, ये लो चालक छड़ लगा दी यहाँ पर, ये चालक छड़ है। ठीक है ना, इसे कोर्क के द्वारा यहाँ पर कस दिया जाता है, कोर्क के द्वारा। और इस चालक छड़ के निचले पाने पर 2 पत्तियां लगाते हैं, स्वर्ण पत्तियां बोलते हैं इन्हें। ठीक है ना, ये कांच की बोतल है, कांच की बोतल। ये लो, ये चालक छड़ है, चालक छड़। ये दोनों स्वर्ण पत्तियां हैं। ये लो स्वर्ण पत्तियां। अब इसके ऊपर जो है एक धात्विक घुंडी लगाते हैं। ये धात्विक घुंडी है। ये आपके पास जो है स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी है। और इसके संपर्क में जैसे हम लोग कोई चालक छड़ ले आए, आवेशित छड़ ले आए, ठीक है ना, ये आवेशित छड़ आएगी। तो अब ये घुंडी जो है, धात्विक घुंडी जो है, इससे आवेशित हो जाएगी स्पर्श द्वारा आवेशन से। फिर इसके कारण ये चालक छड़ जो है वो आवेशित हो जाएगी। चालक छड़ के स्पर्श में कौन है, स्वर्ण पत्तियां आवेशित हो जाएगी। जब इन स्वर्ण पत्तियों पर समान प्रकृति का आवेश आएगा तो ये स्वर्ण पत्तियां क्या हो जाती है, फैल जाती है। ठीक है ना, और फैलने पर हम लोग ये पता लगाते हैं ये जो संपर्क में लाई गई छड़ जो है वो आवेशित है या नहीं। तो विद्युतदर्शी क्या काम करता है, किसी वस्तु के आवेशित होने की जानकारी प्रदान करता है। किसी वस्तु के आवेशित होने की जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, तो ये था स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 एक बहुत ही इजी सा न्यूमेरिकल है। इसमें क्या दिया है, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या है जो इलेक्ट्रॉन के भार को संतुलित करती है, जो इलेक्ट्रॉन के भार को संतुलित करती है। जैसे ये मानिए दोस्तों, ये मैंने मान लिया यहाँ पर, ठीक है ना, ये विद्युत क्षेत्र है, ये यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये धनात्मक आवेश मान लेता हूँ मैं, ये ऋणात्मक आवेश मान लिया, ये लो। तो विद्युत क्षेत्र धनावेश से ऋणावेश की ओर होगा। इलेक्ट्रॉन जो ऊपर की ओर क्या होगा, आकर्षित होगा। ठीक है ना, इस धनावेश की ओर। तो अब देखिए ये विपरीत प्रकृति में बल लग रहा है। ठीक है, चलो दूसरे तरीके से बताता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर देखो समझ में आ जाएगा आप लोगों के। ये ऋणावेश मान लेता हूँ मैं, ऋणावेश, ये धनावेश मान लिया। ठीक है, ये धनावेश है। अब देखिए यहाँ पर ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, विद्युत क्षेत्र जो धनावेश से ऋणावेश की ओर, तो विद्युत क्षेत्र के कारण इसके ऊपर की ओर बल लगेगा, विद्युत बल। तो विद्युत बल कितना हो गया, QE। और इसके द्रव्यमान के कारण इस पर गुरुत्वीय बल लगेगा, वो नीचे की ओर लगेगा, mg। ठीक है ना, तो QE और mg जो है वो परस्पर क्या होंगे, संतुलित होंगे। संतुलित होने का मतलब QE बराबर है किसके, mg के। हमें E का मान ज्ञात करना है, तो E किसके बराबर हो जाएगा, mg/q के, mg/q के बराबर हो जाएगा। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। तो यहाँ पर m की वैल्यू पुट कर दीजिए। g का मान 9.8 होता है, q का मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम होगा इलेक्ट्रॉन के लिए। इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो e का मान कितना आ जाएगा, E का मान आ जाएगा आपके पास 5.57 × 10⁻11 न्यूटन पर कूलाम। ये विद्युत क्षेत्र आएगा जो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, संतुलित करेगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ मैं, यहाँ पर हम लोगों ने अपना स्टडी सेंटर फेफाना के नाम से अपना ऐप जो है वो लॉन्च कर दिया है। आप सभी इस ऐप को प्ले स्टोर से अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं।
ठीक है ना। और ये जो मैं वीडियो आप लोगों को फ्री यूट्यूब पर मैं अवेलेबल करा रहा हूँ, ये तो कुछ एक वीडियोज़ हैं, ये सभी वीडियो जो हैं पूरे चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चन, इसमें तो केवल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उसमें सभी क्वेश्चंस जो हैं वो वहाँ पर आप लोगों को मिलेंगे। जो पीछे की परीक्षा में आए हुए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन जो मैं वहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। और ये PDF जो, यदि कोई विद्यार्थी चाहता है कि सर मुझे PDF चाहिए, तो ये PDF जो है वो भी वहाँ पर अवेलेबल है, यानी आप वहाँ से डाउनलोड इसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, समविद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर कुल बल कितना लगेगा, यानी कि समविद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव स्थित है उस पर लगने वाला कुल बल कितना होगा। तो देखिए सभी, समविद्युत क्षेत्र में देखिए ये आपके पास समविद्युत क्षेत्र है, इसमें द्विध्रुव स्थित है, ये द्विध्रुव। तो इस धनावेश पर तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है QE, और ऋणावेश पर विपरीत दिशा में लगता है माइनस का QE। तो इन दोनों का सम करें यानी जोड़ करें तो टोटल बल कितना होगा, प्लस का QE माइनस का QE बराबर कितना हो गया, 0। तो समविद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर कुल बल कितना होगा, 0, यानी शून्य बल लगेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समविद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर द्विध्रुव कब स्थायी साम्यावस्था में होता है, कब स्थायी साम्यावस्था में होता है। तो स्थायी साम्यावस्था में कब होगा, जैसे ये E वेक्टर है, ठीक है ना, ये माइनस Q आवेश, ये प्लस Q आवेश है। विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत द्विध्रुव गुण जो है वो ऋणावेश से धनावेश की ओर होता है। यदि E वेक्टर और P वेक्टर जो हैं वो दोनों परस्पर क्या हो, समांतर हो, तब द्विध्रुव कौन सी अवस्था में होता है, स्थायी साम्यावस्था में होता है। यानी थीटा का मान कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए, तब द्विध्रुव की कौन सी अवस्था आती है, स्थायी साम्यावस्था की अवस्था आती है। ठीक है, जब थीटा का मान 90 डिग्री हो, थीटा का मान कितना हो, 90 डिग्री, तो ये द्विध्रुव की सर्वाधिक अस्थायी अवस्था है, सर्वाधिक अस्थायी अवस्था। और जब थीटा का मान 180 डिग्री हो, जब थीटा का मान 180 डिग्री हो तो अस्थायी साम्यावस्था बोलते हैं इसे, अस्थायी साम्यावस्था। ये क्या है, अस्थायी साम्यावस्था है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे कण का उदाहरण दीजिए जिसका विराम द्रव्यमान 0 होता है और अनावेशित होता है। तो ऐसा कण कौन है, फोटोन है। फोटोन क्या होता है, ऊर्जा का क्वांटम, ऊर्जा का क्वांटम। ठीक है, मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक ने ऊर्जा का क्वांटीकरण सिद्धांत दिया था। उसके अनुसार उन्होंने बताया था भी किसी जो आपके पास प्रकाश आ रहा है, प्रकाश ऊर्जा जो है वो किसके रूप में होती है, फोटोन के रूप में होती है। यानी प्रकाश ऊर्जा का सबसे छोटा पैकेट जो वो क्या है, फोटोन है। ठीक है ना, प्रकाश ऊर्जा का सबसे छोटा पैकेट क्या होता है, फोटोन होता है। मैक्स प्लांक ने ये ऊर्जा का क्वांटीकरण सिद्धांत दिया था, मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है ना, और तभी हम लोग लिखते हैं E = H न्यू, लिखते हैं ना। और H जो है वो क्या है, प्लांक नियतांक है, इसका मान होता है 6.62 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। ठीक है, तो फोटोन जो है वो ऐसा कण है जिसका विराम द्रव्यमान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखीय आवेश घनत्व को परिभाषित कीजिए। यानी रेखिक आवेश घनत्व क्या होता है। तो रेखिक आवेश घनत्व क्या है दोस्तों, इकाई लंबाई पर आवेश जो उसे क्या बोलते हैं, रेखिक आवेश घनत्व बोलते हैं। होता क्या ये समझिए, जैसे मैंने ये L लंबाई का आपके पास L लंबाई का कोई तार है और इस पर मैंने Q आवेश दे दिए, तो L लंबाई पर कुल आवेश कितने हैं, Q। तो इकाई लंबाई पर आवेश कितना होगा, Q/L होगा, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, रेखिक आवेश घनत्व बोलते हैं। रेखिक आवेश घनत्व को लैम्डा से लिखा जाता है। लैम्डा बराबर क्या होता है, Q/L। मात्रक क्या होगा इसका, कूलाम/मीटर, कूलाम/मीटर जो इसका मात्रक होता है। और इसका विमीय सूत्र होता है m0L-1 T1 A1, m0L-1 T1 A1 होता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है दोस्तों, किसी समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ आलेखित कीजिए। तो समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। तो ये दूरी पर निर्भर नहीं करती है, दूरी पर निर्भर नहीं करती है। इसका मतलब एक्स अक्ष के समांतर सीधी रेखा जो है वो हमें ग्राफ में प्राप्त होगी। एक्स अक्ष के समांतर सीधी रेखा ग्राफ में हमें प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, स्मॉल जो एक नंबर की अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है उसमें लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? समरूप आवेशित गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? तो गोलीय कोश हो गया खोल, जैसे ये गोला है तो इसके अंदर जो है वो आवेश क्या होगा? शून्य होगा। अंदर आवेश क्या होगा? शून्य होगा। और अंदर आवेश शून्य है तो विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अंदर आवेश शून्य है तो विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होगा? शून्य होगा। यहाँ पर यदि आपको चालक गोला दे दे, चालक गोला, ठोस चालक गोला, तो ठोस चालक गोला है वो भी किसकी भांति व्यवहार करता है? गोलीय कोश की भांति व्यवहार करता है। और उसके अंदर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, तो ये थे 32 वेरी इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरात्मक प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं महत्वपूर्ण 3, इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन जो हैं वो मैं बता रहा हूं भी ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और इन तीनों में से ही एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 4 नंबर में। ठीक है, तो वो 3 क्वेश्चन जो हैं वो कौन से हैं वो आप देखिए, सभी महत्वपूर्ण 3 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन ये दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष रेखा पर विषुवतीय तल, निरक्ष रेखा लिख दे चाहे विषुवतीय तल, दोनों एक ही बात होती है, पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। आवश्यक चित्र बनाइए। किसी क्षेत्र में यदि विभव नियत हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? ये क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर में से दूसरा क्वेश्चन जो कौन सा पूछा जा सकता है? तो दूसरा क्वेश्चन ये है, गाउस के नियम का कथन एवं इसका गणितीय रूप लिखिए। गाउस के नियम से एक समान आवेशित अपरिमित चालक परत के कारण उसके समीप स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। आवश्यक चित्र बनाइए। पृष्ठ आवेश घनत्व पर निर्भरता का आरेख बनाइए। तो चालक परत के लिए E बराबर कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, और E जो सिग्मा की क्या है? समानुपाती है, तो आरेख ऐसे बन जाएगा। इसका व्यंजक जो आप लोग व्युत्पन्न कर सकते हैं। यदि कोई विद्यार्थी ये चाहता है भी इनके भी आप लोग पूरे जो ये क्वेश्चन भी सॉल्व करो, यानी इनका व्यंजक जो है, इन क्वेश्चन को कैसे हम लोग हल करते हैं, कैसे हमें पूरे नंबर इन क्वेश्चन में मिलेंगे, तो वो सभी जो है आप लोगों को ऐप पर मिलेगा। मैं क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा हूँ, लेकिन इनका सॉल्यूशन जो है कैसे हमें परीक्षा में करना चाहिए वो आप लोग ऐप से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखिए। गाउस के नियम द्वारा किसी एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार के सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। आवश्यक चित्र भी बनाइए। तो इसका सूत्र जो है वो होता है E = 2k लैम्डा अपॉन r, 2k लैम्डा अपॉन r, ये फॉर्मूला है, ये आप लोग व्युत्पन्न करते हैं। ठीक है ना, ये कैसे व्युत्पन्न किया जाता है वो देखने के लिए आपको ऐप पर जाना होगा। तो ऐप जो है वो आप सभी इंस्टॉल कर लें। ऐप का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लें। ठीक है, चलिए इस चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल जो बार बार परीक्षा में पूछा गया है वो न्यूमेरिकल ये है आपके सामने। हाँ, न्यूमेरिकल ये दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन अनंत धनात्मक रेखीय आवेश के चारों ओर 0.5 मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। यदि रेखीय आवेश घनत्व 18.2 × 10 कूलम पर मीटर है तो इलेक्ट्रॉन की चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो देखिए
जैसे ये धनात्मक आवेश है, अनंत धनात्मक आवेश, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो वो चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन पर दो प्रकार के बल काम करेंगे। विद्युत क्षेत्र इस धनावेश से दूर की ओर होगा तो विद्युत बल आवेश से दूर की ओर होगा, ठीक है ना। लेकिन अभिकेंद्रीय बल जो है या अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल जो वो केंद्र की, अपकेंद्रीय बल केंद्र की ओर होगा। तो इसे Fc=Fe लिखा। Fc अपकेंद्रीय बल और Fe जो है वो विद्युत बल है, ठीक है। Fc की वैल्यू क्या होगी, mv²/r। v क्या है, रेखीय वेग जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो गति कर रहा है। E इलेक्ट्रॉन का आवेश और E जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जिसका मान कितना होता है 2k/r। ये सभी वैल्यू यहाँ पर मैंने पुट की। तो V का फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, 2e/m/e आ जाएगा, इसका रूट, ठीक है ना। 2e की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, k की वैल्यू 9 × 10⁻9, लेमडा की वैल्यू 18.2 × 10⁻10, me का मान 9.1 × 10⁻31 होता है। इसे मैंने जब सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू कितनी आई आपके पास, v = 8 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड आ गई। आप सभी विद्यार्थी इस न्यूमेरिकल को जो है अपनी कॉपी में लिखकर इसे खुद सॉल्व करने का प्रयास करें। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है। तो सभी दोस्त जो है वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आपको मतलब किस तरीके से, यदि आप PDF चाहते हैं तो मैं कैसे आप लोगों को अवेलेबल कराऊँ, सभी आप जो है अपने सुझाव देंगे। आपको वीडियो यदि समझ में आया है, ये क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं वो, ठीक है, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ठीक है। और इसके साथ जो विद्यार्थी ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं वो ऐप इंस्टॉल कर लेंगे। और मैं बता दूं भी 12वीं क्लास की फिजिक्स की फ़ीस जो है वो टोटल फीस 200 रुपये रखी है हमने। 200 रुपये कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, ठीक है ना। तो सभी जो है वो ऐप को इंस्टॉल करके ये जो कोर्स है वो खरीद सकते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।